जिंदगी बदलने के लिए, अपनी सोच बदलने के लिए आए हैं, तो कृपया कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। आप सभी को रिक्वेस्ट है दोस्तों। मेरा ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। ईआरके, ईआरके को कहा जाता है DFAI, डिफाई V3। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर, व्हाइट बोर्ड को दिख रहा है, बस दिख रहा है ना सर? दिख रहा है सर। यस यस। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज और डाउ में आप जब भी जाओगे भविष्य में या अभी आना चाहते हो, तो आपको तीन बातें उस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। क्या वो प्रोजेक्ट सेफ है? क्या वो प्रोजेक्ट सिक्योर्ड है? क्या वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है? मेरे स्पेलिंग पे मत जाइए, जगह कम है, मुझे लिखने को हो नहीं रहा है, तो आप सिर्फ समझ लीजिए, मेरे शब्दों पे जाइए और थोड़ा सा सामने देखिए। क्या वो प्रोजेक्ट सेफ है यानी सुरक्षित? हम जो भी पैसा हमारा खुद का लगा रहे हैं, हमारे साथ में कम्युनिटी लगा रही है, वो सेफ है क्या? क्या वो सिक्योर्ड है क्या? सिक्योर्ड का मतलब है सुरक्षित है क्या? सुरक्षितता वहां पे है क्या? यानी उसको हम लोग स्टेबल भी कह सकते हैं, स्टेबल। सेफ और सिक्योर एक ही हो गया। स्टेबल, क्या वो प्रोजेक्ट स्टेबल है क्या? स्थिर है क्या? चलने वाला है क्या? और सस्टेनेबल है क्या? यानी वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है क्या? ये तीनों के सवालों के जवाब अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में मिल रहे हैं, और वो सिर्फ कैसे मिलने चाहिए? किसी ने भी बोलने से वजह से नहीं। कोई आपका दोस्त, अप्लाई लीडर, पुराना अचीवर बोल रहा है, टॉप लीडर बोल रहा है, बड़ा आदमी बोल रहा है, या बहुत फॉलोअर उसके इसलिए बोल रहा है, बहुत बड़ा पैसा कमाए इसलिए बोल रहा है, इसलिए नहीं। वो टेक्नोलॉजी में आपको समझ रहा है क्या? वो टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंट हो रहा है क्या? ये सारी बातें आपको आपके अनुभव से समझनी चाहिए। सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर ये चीजें है तो Recording stopped. वो प्रोजेक्ट करना चाहिए। अभी यहां पे आपको Recording in 10 पॉइंट, progress. 10 पॉइंट को समझना है दोस्तों। ये तीनों बातों को हम लोग कवर करेंगे, सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबिलिटी को। 10 पॉइंट। पहला पॉइंट, उसको हम कहते हैं ईएम, इमिशन मैनेजर। अभी इमिशन मैनेजर क्या होता है दोस्तों? कोई भी डेफी बनता है तो एक अल्गोरिदम बनता है, एक मैथमेटिक्स बनता है, एक अरिथमेटिक्स बनता है, एक टेक्नोलॉजी बनती है। यानी डेफी की जो शुरुआत हुई है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर ईएम की हम समझने की कोशिश करेंगे। 2009 में हम सभी को पता है एक बिटकॉइन का माहौल आया था, बिटकॉइन का एक रिवोल्यूशन आया था क्रिप्टो वर्ल्ड में, जो आज भी रिवोल्यूशन ही कहा जाता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपने देखा रहेगा करंट अफेयर्स में यूएसए में बहुत सारा उलट पलट हो रहा है, उल्टा पुलट हो रहा है, तो बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, सभी क्रिप्टो का रेट बढ़ रहा है दोस्तों। तो 2009 से 2018 तक हमारे पास एक ऑप्शन था बिटकॉइन को परचेस करने का, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के औकात में बिटकॉइन था। सॉरी, मैं उस शब्द को यूज कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति के औकात में था, पर आज वो औकात के बाहर चला गया सामान्य व्यक्ति के पास। तो 2009 और 2018 में हमारे पास ऑप्शन था। आज 2025 में बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ आज बिटकॉइन की बातें कर सकते, खरीद नहीं सकते। चलो खरीदने का भी सोच लिया, पर इतना वॉलेटाइल मार्केट है, कल क्या होगा हमें कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ना सिक्योर्ड फील कर रहे हैं, ना स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, ना सस्टेनेबिलिटी फील कर रहे हैं, तो हम लोग उस क्रिप्टो में जा नहीं रहे। इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट दोस्तों। 2009-2018 का साल चला गया, 9 साल एक हमने अपॉर्चुनिटी मिस की क्रिप्टो रेवोल्यूशन की। उसी तरह से 2020 और 21 में जितने भी बिग वेल से बिग वेल से उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, उनका कहना है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में अगर सेकेंड रेवोल्यूशन आया है और आपको क्रिप्टो वर्ल्ड में काम करना है, क्रिप्टो के साथ काम करना है, डिजिटल में काम करना है, डिजिटल करेंसी में काम करना है, तो आपको डेफी में काम करना होगा। डेफी में, डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होगा। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो नए लोग आएंगे वो भी बहुत ही आसानी से सारी चीजों को समझेंगे। तो डेफी में काम करना होगा। तो डेफी और डाउ, ये जो सिस्टम है, कहा जाता है कि ये 2020 और 21 का एक नया रिवोल्यूशन आ गया, जिसमें ओलंपियस नाम की एक सिस्टम थी। ओलंपियस, उसने इस सिस्टम को लॉन्च किया, पहली बार इस एल्गोरिदम का लाया। मतलब क्या है समझ लीजिए। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी, फादर ऑफ मदर ऑफ करेंसी है। बिटकॉइन में हुआ क्या है, बहुत बड़ा वॉलेटाइल मार्केट होने से एक सामान्य व्यक्ति अभी आ नहीं रहा है। 2020-21 के बाद अगर आप देखोगे चार्ट को, तो हुआ क्या कि क्रिप्टो करेंसी के जितने बिग वेल्स है, उनका ऐसा मानना है कि ये लोग अगर सामान्य लोग नहीं आएंगे, यानी कम्युनिटी नहीं आएगी, यानी डिमांड सप्लाई अगर नहीं होगा, तो इसको हमें खतरा है। क्योंकि दुनिया जो चलाता है कुछ कम्युनिटी लोग चलाते हैं दोस्तों। भारत भारत में दोस्तों समझ के लीजिए, भारत में भारत चलाने वाले कुछ लोग होते हैं।
प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, सेंट्रल मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है, आमदार होता है, खासदार होता है, नगर सेवक होता है, इस तरह से। फिर ब्यूरोक्रेटिक्स होता है, बिजनेसमैन होते हैं, फिर कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बिग बिग होते हैं, बिग वेल्स होते हैं। यानी भारत 140 करोड़ की आबादी चलाने के लिए कुछ चंद 140 करोड़ की आबादी को लगभग, मुझे जो अंदाजा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, 500 से 1000 लोग मिलकर निर्णय लेते हैं भारत को चलाने के लिए। उसी तरह से बिटकॉइन जो चला रहे कुछ लोग, भले ही बोला जा रहा है कि सातोशी नाकामोटो, सैमसंग, तोशिबा, नोकियो, मोटोरोला, इन लोग का बिटकॉइन है, हमें कहा जाता है वो डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, परंतु उसकी जो वेबसाइट होती है blockchain.com, blockchain.info, ये दो वेबसाइट है बिटकॉइन की, ये सेंट्रलाइज है। यानी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को कोई ना कोई चला रहा है। 2009 में ये ला रहा था, लिबर्टी रिजर्व खत्म हुआ और उसी समय में बिटकॉइन की शुरुआत हुई। यानी लिबर्टी रिजर्व डिजिटल वॉलेट वर्ल्ड का पहला था, वो रिवोल्यूशन आते ही आते उसको खत्म किया। उसमें बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी नहीं था, वो टेक्नोलॉजी नहीं था, पर बिटकॉइन वहां से चालू हुआ। यानी कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों को पैसा रोटेट करने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए, पैसे को घुमाने के लिए एक सिस्टम का लॉन्च किया, आविष्कार किया, ऐसा मुझे लगता है। तो बिटकॉइन की जो मान्यता चल रही है, जिसके आधार पर हम लोग ये देखेंगे, उसी तरह से कि वहां पे वोलेटाइल मार्केट हुआ तो बहुत सारा कम्युनिटी वहां से आउट हुआ, एग्जिट हुआ। इसी वजह से डेफी की शुरुआत की और लोगों के सामने रखा गया एक नवीन आविष्कार कि हम लोग एक अल्गोरिदम ला रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, एक मॉड्यूल ला रहे हैं, एक अरिथमेटिक्स ला रहे हैं, इकोसिस्टम ला रहे हैं, इको मॉडल ला रहे हैं। उसके तहत ये पैसा सिर्फ आपके आंखों के सामने होगा, आप ही का पैसा आपके साथ में होगा, और आपके निर्णय के हिसाब से, आपके डिसीजन के हिसाब से, आपके एटीट्यूड के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपके विचारों के हिसाब से, आपके फॉलो करने के हिसाब से आप पैसे कमा सकते हो। इस सिस्टम को यूज करते हुए ऐसा डेफी की स्थापना हुई, ऐसा मेरा मानना है। तो जो डेफी की स्थापना हुई, जो डाउ की स्थापना हुई, ओलंपियस ने ओएचएम नाम का टोकन लिया, उसके साथ में ओएचएम टोकन की शुरुआत की। लोगों ने वहां पे हजार हजार डॉलर डिपॉजिट किए दोस्तों, पर आपको अनबिलीवेबल, आप मतलब अगर आप गूगल पे चेक करोगे, हजारों डॉलर के, सिर्फ $1000, यानी आज का लाख रुपया लगभग, उससे भी कम होता है, लोगों ने उसके ऊपर करोड़ रुपए कमाए, करोड़ों। फिर इस डेफी की ताकत को समझते हुए मार्केट में एफिलिएशन प्रोजेक्ट चालू हुए। एफिलिएशन यानी सारा सिस्टम एल्गोरिदम उसी की तरह लेते हुए, उसके साथ में कम्युनिटी को फास्टेस्ट जोड़ने के लिए ट्रेडिशनल से हटकर हम एफिलिएशन का उपयोग करने लगे। जैसे देखिए, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन चल रहा है, फिर उसके बाद बिटकॉइन का वापर करते हुए बहुत सारे एफिलिएशन प्रोग्राम आज भी चालू है, माइनिंग के नाम पे चालू है, आरवाई के नाम पे चालू है, बहुत सारे नाम पे चालू है। उसी तरह डेफी में अल्गोरिदम लिया डेफी का, डाउ का, और उसी के साथ में बहुत सारे एफिलिएशन प्रोग्राम चालू है। और आज भी हम उस एफिलिएशन प्रोग्राम जो जो चालू है 18 महीने 20 महीने पहले से, उनसे लेके अभी तक जो प्रोजेक्ट चालू, उसका और हमारे प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमको समझना है, पहला है पॉइंट ईएम। ईएम क्या होता है उसको समझने के लिए फिर से थोड़ा सा ट्रेडिशनली हम लोग समझते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है दोस्तों? दो काम करती है, पैसे को रेगुलेट करता है। आरबीआई पैसे को रेगुलेट करता है। पैसे को रेगुलेट करता है मतलब क्या होता है? जो पैसा बैंक में आता है उसको इनफ्लो कहते हैं। जो पैसा बैंक में आता है उसको इनफ्लो कहते हैं। जो पैसा बैंक से बाहर जाता है उसको आउटफ्लो कहते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो को बोलते हैं कैश फ्लो। तो जो पैसा बैंक में आया और बैंक से बाहर गया, बाहर गया मतलब विड्रॉल हुआ, लोगों ने ट्रांसफर किया, लोगों ने लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, कार लोन लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, होम लोन लिया। तो ये सब जो लोन लिया, उस लोन का लोगों ने फिर से बैंक को इंटरेस्ट दिया, और बैंक ने उसमें से कुछ अपना प्रॉफिट सामने रखा, उनके हाथ में रखा, और इस तरह से वो पूरा का पूरा सिस्टम चला। मैं इसको फिर से दोहरा देता हूं, जो पैसा बैंक में आया, बैंक से बाहर गया, बाहर जाने वाले पैसे पे इंटरेस्ट आया, यानी लोगों का पैसा था, लोगों ने बैंक में रखा क्योंकि सुरक्षितता लगी, स्टेबिलिटी लगी, सस्टेनेबिलिटी लगी, और फिर वही पैसा लोगों के पास बैंक के अथॉरिटी की तरफ से गया, बैंक के मैकेनिज्म से गया, बैंक के कंट्रोल की वजह से गया, बिकॉज वो सेंट्रलाइज है। तो उन्होंने अथॉरिटी डिसीजन लिया, तो वो पैसा लोगों को गया, यानी लोगों का पैसा लोग बैंक में, लोगों के पास फिर से चला गया, अथॉरिटी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने जो भी कंडीशन फुलफिल होती है लोन लेने की, वो हिसाब से लोगों के पास गया, फिर लोगों ने इंटरेस्ट दिया उनको। ये प्रोसेस हो गया, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रेगुलेशन। और जो पैसा बैंक से बाहर जाता है, इंटरेस्ट आता है, तो बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। पर अगर सिर्फ पैसा आ ही रहा है, इनफ्लो हो रहा है पर आउटफ्लो नहीं हो रहा है, यानी कैश फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो में इनफ्लो हो रहा है पर आउटफ्लो नहीं हो रहा है, पैसा बाहर नहीं जा रहा है, लोग
लोन नहीं ले रहे तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करता है, नीचे लाता है। हर साल फाइनेंशियल ईयर में बैंक अपना रेट फिक्स करता है और वो लोगों को बताया जाता है। सिर्फ पैसा आया और लोगों ने लोन नहीं लिया, क्योंकि लोन नहीं लिया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, बैंक अपना पैसा फॉरेक्स में भी लगा सकती है, म्यूचुअल फंड में भी लगा सकती है, फाइनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी लगा सकती है। वो बैंक का खुद का एक निर्णय होता है, वो उनकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होती है। तो वो बैंक उस तरह से पैसे को रोटेट करता है। यानी मैं आपको पहला चीज बताने जा रहा हूं, यहाँ पे पहला बात, बैंक ने पैसे को रोटेशन किया। मतलब जिस भारत में हम लोग रहते हैं, जिस देश में लोग रहते हैं, वहां पे भी पैसे का रोटेशन होता है। पर इसी में से, उस लोन के इंटरेस्ट में से कुछ पैसा बैंक ने कमाया, तो उसको कहते हैं जनरेशन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जनरेशन पार्ट। यानी लोग कहते हैं ना, पैसा बनता कैसा है, पहला पैसा रोटेट होता है, फिर जो अथॉरिटी व्यक्ति होता है उसके लिए पैसा जनरेट होता है, पर लोगों का पैसा हमेशा रोटेट होता है। अथॉरिटी आपके पास आएगी तो आप पैसे को जनरेट करोगे। यहाँ पे और एक चीज समझनी चाहिए, बाहर के देशों में, डेवलप कंट्रीज में लोग लोन लेते नहीं है, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, या तो होता ही नहीं। आपको ही पैसा डिपॉजिट करना है बैंक में और आपको ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है बैंक को, अपना पैसा सिक्योर्ड करने के लिए। ये आरबीआई पहला काम करती है। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ता है, लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पैसे की आवश्यकता की मांग होती है, तो आरबीआई दूसरा काम करती है, कैश को प्रिंट करना। कैश को प्रिंट करना यानी मिंटिंग करना। ये दो बातें अगर आपको समझ में आई तो हमको समझेगा कि डेफी में ईएम का क्या रोल है। ईएम यानी इमिशन मैनेजर, इमिशन मैनेजर यानी सेंट्रल बैंक, आरबीआई। तो वो क्या करती है, पहला, जहां पे इंटरेस्ट की बात थी यानी रेगुलेशन की बात थी, तो उसको यहां पे कहा जाएगा टेक्नोलॉजी में लिक्विडिटी पूल, एलपी कहा जाएगा। और जो मिंटिंग की बात हम कर रहे थे, टोकन प्रिंट की बात कर रहे थे, उसको कहा जाता है ट्रेजरी बॉन्ड यानी टीबी, ट्रेजरी बॉन्ड। अभी यहाँ पे समझ लीजिए, ये टॉपिक थोड़ा सा मैं डिस्कशन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। लिक्विडिटी पूल में होता है पीओएल, पॉल, प्रोटोकॉल ऑफ लिक्विडिटी। प्रोटोकॉल ऑफ लिक्विडिटी क्या करता है कि जो असेट्स होता है वो परमानेंटली अपने ही हाथ में रहता है। डिस्काउंट और इंटरेस्ट, डिस्काउंट भी देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है, यानी आरवाई भी देता है, कभी कभी बॉन्ड के माध्यम से डिस्काउंट भी देता है, इसलिए उसको डबल रिवॉर्ड्स कहा जाता है। एलपी का एक पार्ट होता है पीओएल, कॉल कहा जाता है, और उसी को कहा जाता है एएमएम यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो प्राइस को सेट करता है। मैं ये सारे पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि किस तरह से काम करता है। लोगों के सवाल आएंगे कि पैसे कैसे बनते हैं, जनरेट कैसे होते हैं, और मेरी फिर वही सवाल पे आऊंगा, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इसलिए समझना जरूरी है। फिर उसके साथ में रिटायरमेंट क्यों करना है, नेटवर्किंग क्यों नहीं करना है, वो समझने के लिए हमको ये समझ के लेना जरूरी है। अभी लिक्विडिटी पूल जो होती है, उसमें पैसा आता है, लोगों का पैसा जो भी आएगा लिक्विडिटी पूल में आएगा, और लिक्विडिटी पूल से ही बाहर जाएगा। दूसरा कोई भी रास्ता डेफी में नहीं है। लिक्विडिटी पूल में पैसा आएगा, लिक्विडिटी पूल से पैसा बाहर जाएगा, उसके लिए पॉल मदद करेगा। यानी वो पूरा का पूरा पैसा वहां पे अल्गोरिदम के तहत वहां पे स्टोर रहेगा, और एएमएम उसमें एक मैथमेटिक के जरिए, ऑटोमेटिक मैथमेटिक के जरिए हमारा पैसे को फॉर्मूला के जरिए टोकन को सेट करेगा। अभी यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है, ये जो इमिशन मैनेजर है इस लिक्विडिटी पूल में, अभी लिक्विडिटी पूल से पैसा जाता कहां पे, देखिए, हमें एक चीज समझना चाहिए कि हम डेफी और क्रिप्टो और टोकन की बात करेंगे तो एक दो कॉमन चीजें आती है, एक तो सेलिंग प्रेशर और टोकन का रेट घटना। इसको कहां से होता है, क्योंकि पैसा लिक्विडिटी पूल में आया और लिक्विडिटी पूल से बाहर गया, तो बाहर यानी कहा जाता है, पहला जाता है जिसने भी ये सिस्टम को बनाया है, वो डेवलपर हो या आर्किटेक्चर हो, उसने उस पैसे को निकाला या निकालने का उसके पास ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल से जिन्होंने भी यहाँ पे पैसे लगाए वो अनस्टेक किए, मतलब पैसा लगाने के बाद पैसा निकाला तो उसको अनस्टेक बोलते हैं, तब लिक्विडिटी से पैसा निकला। तीसरा, पैसा लगाया क्यों था, उनको कुछ ना कुछ आरवाई मिल रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, कुछ बेनिफिट मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था, इसलिए लगाया था। चौथा, जो मार्केटिंग प्लान होता है उसके तहत लिक्विडिटी से पैसा निकला, ये भी हमको समझ रहा है। पांचवा, जो विड्रॉल प्रोसेस होती है उस विड्रॉल प्रोसेस के तहत लिक्विडिटी से पैसा निकला। यानी सेलिंग प्रेशर के लिए ये पांच प्रमुख चीजें हैं, और उसके साथ में अगले सारी चीजों पे मैं आऊंगा, तो सेलिंग प्रेशर भी कैसे टूटेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, यहां पे हो क्या रहा है कि लिक्विडिटी पूल में से पैसा आया, तब टोकन का प्राइस बढ़ा, लिक्विडिटी पूल से पैसा बाहर गया,
तब टोकन का प्राइस कम हुआ। और एक चीज को हम लोग समझते हैं, लिक्विडिटी पूल यानी क्या होता है उसको और एक समझते हैं। जैसे आप सुपरमार्केट में गए, वहां पे सामान खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है आपके सामने, तो उसको लैक ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं। मतलब बायर है पर सेलर नहीं है। अगर आप सुपरमार्केट में गए, वहां पे सामान भी और खरीदने वाली भी है, तो वहां पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं, यानी सामान भी है, बेचने वाले भी है, खरीदने वाले भी है। पर लिक्विडिटी ऑफ मिंटिंग क्या होती है कि लोग वहां पे खुद अपने असेट्स को वहां पे देते हैं, और मतलब असेट्स को वहां देते हैं और लिक्विडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रेजर तो डेफी में उस असेट्स को देने के बाद जो रेट होता है, उसका जो ट्रेड का जो बेनिफिट होता है वो ट्रेडर रखता है, यानी ब्रोकर रखता है अपनी सामान्य भाषा में, या तो सिस्टम रखता है। उसी को लिक्विडिटी मिंटिंग कहते हैं, लिक्विडिटी माइनिंग कहते हैं। और एक चीज, लिक्विडिटी में पैसा बनता कैसे, एक सवाल आपको आता रहेगा, ईआरके में नहीं, दुनिया के हर एक डेफी में आता है, या दुनिया के हर एक प्रोजेक्ट में आता है, पैसे जनरेट कैसे होते हैं। एक कैलकुलेशन के तहत मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं। देखिए 10 बॉक्सेस रखे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। ये 10 बॉक्सेस है। एक बॉक्स की कीमत, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत होगा, आप कैलकुलेटर में देख लीजिए। एक बॉक्स की कीमत है $10। 10 बॉक्स का हो गया $100। एक उदाहरण समझ लीजिए। अभी यहाँ पे जैक नाम का व्यक्ति आता है, इसको हम लोग लिक्विडिटी पूल कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा खेल लिक्विडिटी पूल के, इसलिए हमको लिक्विडिटी पूल को समझना जरूरी है। लोग सिर्फ शब्दों को यूज करते हैं, लिक्विडिटी पूल है, इतना है, उतना है, हमारा ऐसा है, वैसा है, पर एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं अगर वो नहीं समझेगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। मैं बोला ना, रिटायरमेंट लेना है तो रिटायरमेंट लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट होगी तो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट होगा तो ही आपका टीम बनेगा, टीम बनेगा तो ही आपका ट्रेजरी बनेगा। तो ट्रेजरी बनाना है तो आपको टेक्नोलॉजी समझनी जरूरी है। तो $10 यहाँ पे हर एक का $1, हर एक का $10 का 10 पैकेज होता है $100 का। जैक क्या करता है, एक यहाँ पे बाय करता है लिक्विडिटी को। जैसे वो बाय करता है, यहाँ पे ईएम होता है, जो इमिशन मैनेजर का रोल सेंट्रल बैंक का, वो फुलफिल कर देता है। यानी यहाँ पे होता है 9, तो 10 में से जैक ने क्या किया था, $10 का लिया था, यानी $110 का वो पूल रेडी हो गया। 9 बैलेंस थे तो डिवाइड बाय 9 जैसे होता है तो 12.22 होता है एक कैलकुलेशन, यानी लिक्विडिटी का पुल का रेट बढ़ गया एक व्यक्ति के बाय करने से। फिर क्या करता है माइक, क्या करता है, फिर 12.2 प्लस 110 पहले का था, कैलकुलेशन कर लीजिए 122.22, ये लिक्विडिटी का टोटल रेट हो गया। उसके बाद जैक का, उसके बाद माइक क्या करता है, माइक फिर से एक और लिक्विडिटी पुल ले लेता है, तो फिर से यहाँ पे 9 बन गया, और ईएम ने फिर से फुलफिल यहाँ पे किया, एक फिर से यहाँ पे 12.2 जुड़ गया यहाँ पे, तो लगभग ये होता है 134.22 डिवाइड बाय 9। तो इस तरह से जो अगला कैलकुलेशन 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो दोस्तों ये सिंपल कैलकुलेशन में मैंने बताने की कोशिश की। लिक्विडिटी पूल बाय करने के बाद रेट बढ़ता है, ईएम इमिशन मैनेजर उसको फुलफिल करता है उस पूल को अगेन। तो इसलिए बाय के वजह से लिक्विडिटी पूल का रेट बढ़ता है, यानी जो भी लिक्विडिटी पूल में होता है उसकी वजह से हमको अगले एल्गोरिदम से टोकन मिलता है, उसका रेट बढ़ता है। यही वाइस वर्सा होता है, अगर कोई खरीद लेता है तो रेट कम होता है। यानी मैं जैसे एक आरबीआई का उदाहरण आपको दे रहा था कि आरबीआई लोगों का पैसा बैंक में लोगों के पास गया, लोगों ने इंटरेस्ट के लिए लिया, फिर लोगों ने इंटरेस्ट लेके बैंक को लोगों को दिया, फिर दूसरे लोगों को मिला, तो ये जो पैसे का रोटेशन है उसमें बैंक में पैसा कमाया। उसी तरह से लिक्विडिटी पूल में यहां पे उस तरह से ट्रेड होगा, बाय और सेल होगा, इस तरह बोला जाता है उसको जनरेशन पार्ट। पर एक्चुअली देखा जाएगा तो ये रोटेशन पार्ट हो गया। मैं फिर से एक और एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको और एक चीज क्लियर हो जाएगी। उदाहरणार्थ, आप स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में एक होता है बाय और सेल। कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, यानी पैसा लोगों का लोगों के पास गया, बाय हो गया, सेल हो गया। जो बीच में ब्रोकर बैठा है, ट्रेडर बैठा है, वो दोनों के बीच का प्रॉफिट उसको कुछ पिप्स में आता है। यानी समझ लीजिए जो सिस्टम को चलाता है उसके लिए जनरेशन पार्ट होता है, जो ट्रेड करते हैं उनके लिए रोटेशन पार्ट होता है। डेफी भी उसी तरह से दोस्तों, जिसने भी डेफी की शुरुआत की है, जिसने भी बनाया है जो जो प्रोजेक्ट, उसके लिए ये रोटेशन पार्ट, मतलब उसके लिए जनरेशन पार्ट है। आपके लिए, मेरे लिए ये रोटेशन पार्ट है। लोगों का पैसा घूमेगा डिमांड और सप्लाई के जरिए, डिमांड और सप्लाई के जरिए। बिटकॉइन भी डिमांड सप्लाई पे चल रहा है, कम्युनिटी पे चल रहा है। आरबीआई सेंट्रल बैंक भी डिमांड सप्लाई पे, कम्युनिटी पे चल रहा है। डेफी भी डिमांड सप्लाई और कम्युनिटी पे चल रहा है। ये सारे चीजों में रोटेशन होता रहेगा, और साथ में ही डिमांड जितना बढ़ता जाएगा उसका जो जो
जिसने वो चीज को बनाया है या जो उसका प्रॉफिट ले रहा है उसके लिए वो जनरेशन पार्ट होता है। तो हर सिक्के के, एवरी कॉइन हैज टू साइड, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जवाब देने की आपको कोशिश की है कि दुनिया में अगर आपको कोई कहता है ये सब रोटेशन है तो वो भी सही है, और कोई व्यक्ति आपको कहता है ये जनरेट होता है वो भी सही है। यानी दुनिया में कोई व्यक्ति आपको कहता है कि भगवान है वो भी सही है, और कोई कहता है कि भगवान नहीं है तो भी सही है। एवरी कॉइन हैज टू साइड, आपका देखने का नजरिया। आप अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रोटेशन मानते हो वो भी सही है, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप जनरेशन मानते हो वो भी सही है, और दोनों भी मानते हो तो भी आप सही हो, आप गलत नहीं हो। तो ईएम पे हम बात चल रहे हैं। लिक्विडिटी पूल मैंने थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा किया है यहाँ पे आपको समझने के लिए। अभी होता क्या है, ये ट्रेजरी बॉन्ड क्या करता है, जैसे लिक्विडिटी पूल में पैसा आता है, लिक्विडिटी पूल में लोग पैसा डालते हैं, तो यहां से वो ट्रेजरी बॉन्ड में मिंटिंग होता है, आर्क टोकन, टोकन मिंट होता है। जैसे लिक्विडिटी पूल से डेवलपर, अनस्टेक, आरओआई, मार्केटिंग प्लान, विड्रॉल और बाकी की बहुत सारी सिस्टम है, उससे जैसे ही विड्रॉल होगा, बाकी की सारी सिस्टम यानी पांच ये प्रमुख है, बाकी तो एल्गोरिदम से टेक्नोलॉजी है। ये पांच प्रमुख चीजों से, पांच प्रमुख पॉइंट से जैसे ही एलपी से पैसा निकलता है, ट्रेजरी बॉन्ड क्या करता है, वो जाता है लिक्विडिटी पूल में, यूएसडीटी देता है। और ये सारा का सारा, ये दोनों जो ड्वेल साइकिल इसको कहा जाता है, एलपी से टीबी, ट्रेजरी बॉन्ड, टीबी से एलपी, ये सारा का सारा जो प्रोसेस चलेगा वो आरबीआई, आरबीएस, और उसके साथ में बाकी के सारे मॉडल्स हैं, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, आरबीएस ईआई, इसके तहत ये सारा होगा। तो दोस्तों इसीलिए ईएम मैनेजर इश्योरेंस करेगा प्रीमियम को, यानी इंस्ट्रक्शंस देगा आरबीएस के मदद से। लिक्विडिटी पूल में जैसे ही पैसा आएगा उसका कन्वर्जेशन होगा टीबी में, आर्क टोकन बनने के लिए, मिंटिंग होने के लिए। जैसे लिक्विडिटी से बाहर पैसा निकलेगा, टीबी से इंस्ट्रक्शन ईएम को जाएगा, ईएम से फिर से यूएसडीटी जाएगा लिक्विडिटी पूल में, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है V3 मॉड्यूल। V1 क्या होता है, V1 जो प्रोजेक्ट होता है उसमें एलपी अलग होता है, ट्रेजरी बॉन्ड अलग होता है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। ट्रेजरी बॉन्ड कभी भी खाली कर सकता है ओनर। दूसरा V2 क्या होता है कि एक ही तरीके से उन्होंने कनेक्शन दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ड्यूअल सिस्टम नहीं होता है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है एलपी से डायरेक्ट ट्रेजरी बॉन्ड का। यहाँ पे एलपी से टीबी और टीबी से एलपी, और उसके लिए फिर सारे एल्गोरिदम्स लगाए गए आरबीएस, इसलिए इसको V3 मॉड्यूल कहा जाता है। ट्रेजरी बॉन्ड में ओपन सोर्स वो है या नहीं, वो भी जरूरी है। आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता है, अनऑडिटेबल है, अभी ये ऐसे ही रहेगा। पर आपको पता है फिर एक दो महीने के बाद वो 2.0 3.0 चला आता है, यानी चेंज होता है, यानी वो ओपन सोर्स नहीं होता है। अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, ईएम एक, एलपी दो, ट्रेजरी बॉन्ड तीन और चार, यानी ईएम एक देखा, एलपी देखा हमने, ओपन सोर्स यानी ट्रेजरी बॉन्ड एक दो तीन चार, ईएम एलपी पीओल चार, ओएस ओपन सोर्स चार। अभी हम लोग बात करेंगे आरबीएस की पांचवा पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए मिल रहा है सारा। पांचवा पॉइंट है हमारा आरबीएस। ये आरबीएस ईआई मॉडल पे है। जो इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर है उनका उस दिन बाइनांस लाइव पे कहना था कि हम लोग फ्यूचर में नेक्स्ट ऑलमोस्ट 500 ईआई मॉडल्स इसमें ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है। और आगे जाके आप देखोगे कि ये अगला पिछला 10 साल, मतलब जब हम अगले 10 साल जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये लीजेंड हो गया आर्क प्रोजेक्ट, इस तरह उनका सोच है। तो आरबीएस एआई कैसा काम करता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इस आरबीएस में आता है वाईआरएफ, मिंटिंग, कैपिंग आती है, और आरसीएम आता है। ये तीन टेक्नोलॉजी के नाम है, टेक्नोलॉजी उसके अंदर। अभी आरबीएस कैसे काम करता है ये अगर आपको समझ लिया तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है, और क्यों मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने की बात कर रहा हूं, और क्यों हम लोग फंस नहीं सकते हैं और कोई हमको फंसा नहीं सकता है। ये सारे पॉइंट की वजह से इसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखिए। कोई भी डेफी प्रोजेक्ट बनता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल, वो एक बना है $1 में, एग्जाम्पल देखिए। आप में और मेरे बीच में से कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाता है, जैसे समझो कल V4 मॉडल बनाना है, आप ही में से कोई इन्वेस्टर होगा, आप ही में से कोई मार्केटिंग करने वाला होगा, आप ही में से लोगों को पास जाने वाला होगा, आप ही में से वो वेबसाइट एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी बनाने वाला होगा, आप ही में से कोई तो, यानी हम में से कोई तो होता है जो ये बनाता है। डिसेंट्रलाइज, देखिए वापस मैं बता रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है, टोकन होता है, कॉइन होता है, पर उसको जो चलाने का वेबसाइट होता है वो सेंट्रलाइज होता है। जैसे आर्क में भी arc.pro, ये उसकी वेबसाइट है, वो सेंट्रलाइज है।
पर आर्क का पूरा सिस्टम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो कुछ पैसा उसके लिए लगता है। वो डेवलपर देता है, फिर आर्किटेक्चर लेता है, फिर वो मार्केटिंग बॉडी लेती है, एक्स वाई जेड। तो उसी तरह हर एक प्रोजेक्ट बना। मैं यहाँ पे एक उदाहरण बहुत शानदार देने जा रहा हूं, आप समझ लीजिए। वो प्रोजेक्ट बनने के बाद पूरा देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट कल बना कल 2 दिन के बाद लॉन्च नहीं होता है। कांतारा मूवी चालू हो गई तो 3 साल पहले से काम चालू हुआ। आईफोन 17 जो आया है वो 1 साल पहले से एडवर्टाइज हो रही है उसकी। आई प्रो 17 आया है, उसको 1 साल पहले से एडवर्टाइज करेंगे तो लोग करते हैं। यानी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है 5-6 महीने साल भर से उसका प्रमोशन स्टार्ट होता है। उसी तरह से डेफी में 3 महीना 4 महीना लिया जाता है। दोस्तों हमको ईआर के या इस तरह के V3 मॉडल पर क्यों जाना है? हमको अपग्रेड होना है। लोगों के हाथ में 15 का भी फोन है, 15 है ना आईफोन। आई प्रो 15 है, 16 है, 17 के लोग आपने सुना रहेगा मुंबई में मारामारी कर रहे थे जब ये लॉन्च हुआ तब। यानी लोग अपना स्टेटस बताने के लिए, अपने को अपग्रेड करने के लिए नए वर्जन में जाते हैं। इसका मतलब 15 खराब या 16 खराब ऐसा नहीं होता है, अपग्रेड वर्जन। तो हमेशा हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाने के समय अपग्रेड वर्जन में जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे सेविंग बैंक में आप पैसे रखते हो, एफडी में रखते हो, इंश्योरेंस में रखते हो, म्यूचुअल फंड में रखते हो, गोल्ड में रखते हो, प्रॉपर्टी में रखते हो, स्टॉक में रखते हो, क्रिप्टो में रखते हो, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखते हो, उसी तरह से आप अपना पोर्टफोलियो फाइनेंस का बढ़ाने के लिए उसमें डेफी का प्रोजेक्ट रख सकते हो। ये ऑप्शन है आपके पास। और ये सही समय है 2025 का, क्योंकि ब्लू वेल्स का यानी बिग वेल्स का कहना है कि आने वाले 5 साल में ये रिवोल्यूशन एआई के माध्यम से बहुत बड़ा बनने जा रहा है। क्योंकि आज के तारीख में आप किसी को फंसा नहीं सकते हो, चीट नहीं कर सकते हो। सब लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं, सबके पास आईफोन, सबके पास टेक्नोलॉजी है, अच्छा अच्छा इंटरनेट है, तो सबको सब समझता है। तो जितना हम लोग टेक्निकल बात करेंगे, जितना हम ट्रांसपेरेंट बात करेंगे, जितना हम जेन्युइन बात करेंगे, जितना हम ट्रस्टेबल बात करेंगे, उतना लोग हमारे साथ आएगा। तो यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा था आरबीआई का। यहाँ पे जैसे उदाहरण समझते, $1 के लिए एक प्रोजेक्ट बना है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप कुछ भी रख सकते हो। फिर जब वो प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जाता है तो हमें नोड दिए जाते हैं, नोड। नोड का पैसा दिया जाता है, यानी नोड के माध्यम से हमें वो सिस्टम दिया जाता है और नोड को डिस्काउंट दिया जाता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट इंजेक्शन। टेक्निकल टेक्निकल भाषा में बोलते हैं उसको फर्स्ट इंजेक्शन। जब फर्स्ट इंजेक्शन दिया जाता है तो रेट आता है $4। उदाहरण में बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं उदाहरण। ये $4 के बाद फिर कम्युनिटी का पैसा आता है, फिर लोग स्टेक करते हैं 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, फ्लेक्सी में, इसमें उसमें। तो उसको सेकेंड इंजेक्शन मिलता है। जब ये सेकेंड इंजेक्शन जाता है तब रेट आता है $82। एग्जाम्पल में नाम ले रहा हूं, अभी सारे प्रोजेक्ट के हम यहाँ पे नाम भी लेने वाले, क्योंकि वो सभी के सब V1 V2 और आदर्श है, अच्छे सिस्टम है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं। हमको किसी की बुराई नहीं करनी है, हमको सिर्फ उनमें से हम कैसे बेहतर है, वो तो अच्छे है ही है, पर हम बेहतर कैसे है वो भी समझना है, इसलिए नाम लेना जरूरी है। तो एक प्रोजेक्ट था ओलंपियस का, मैंने कहा ओलंपियस के बाद एफिलिएशन में आया, उसका नाम है ओरिजिन एल्जीनियस। मैं नाम लिखता हूं एल्जीनियस। वो 82 का रेट आया। फिर उसके बाद आ गया वेबकी, उसका रेट आ गया 68। फिर उसके बाद आ गया आकाश डाउ, उसका रेट आ गया 28। तो दोस्तों हर किसी की स्टोरी एक ही है। देखिए फ्लोर प्राइस तो जो था, जो $4 मैंने लिखा उसको कहते हैं फ्लोर प्राइस। ये $5 या $4 था, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उतना ही है ना, उससे कम है ना उससे ज्यादा है। यानी 4 से लेके 82 यानी 20x का मार्जिन है वहां पे। फिर $4 से $5 से 68 यानी लगभग 16x का मार्जिन है वहां पे। 28 का मतलब 8x का मार्जिन है दोस्तों यहाँ पे। यानी जब भी सेलिंग प्रेशर आएगा, सेलिंग प्रेशर कैसे आएगा? ओनर ने पैसा निकाला, आर्किटेक्चर ने पैसा निकाला, मार्केटिंग प्लान से निकला, अनस्टेक से निकला, आरवाई से निकला, वो बाकी के सारे, फिर जितने भी लॉजिक्स की बातें टेक्नोलॉजी करो सब फेल हो रही है, तब सेलिंग प्रेशर आता है। तो ये सेलिंग प्रेशर जब आएगा तो उतना ही लेवल पे वो टूटेगा। यानी आज के तारीख में आप देखोगे ये 11 पे है, एलजीनेस $11 पे आया है। वेब की 68 का लगभग $10 पे है। आकाश डाउन $8 पे आया है अभी लगभग। यानी आप समझ सकते हो लगभग, हाँ $80 है। आप समझ सकते हो कि इतना सेलिंग प्रेशर क्यों आया, क्योंकि फ्लोर प्राइस तोड़ा। क्यों फ्लोर प्राइस तोड़ा? क्योंकि जब नोड दिया गया उसके बाद सेकंड इंजेक्शन कम्युनिटी को हो गया, उतना एक्स का मार्जिन लिया गया। अभी यहाँ पे हम लोग ईआर के प्रोजेक्ट में क्या देखेंगे? ईआर के प्रोजेक्ट की स्थापना हो गई $5 पे, समझो। यहाँ पे 11.5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये फ्लोर प्राइस है, ये यहाँ पे लिखता हूँ 11.5, ये फ्लोर प्राइस आ गया। ये जब सेकंड इंजेक्शन आ गया तो ये 40 पे आ गया, $40 पे। यहाँ पे हाँ, ये $40 पे आ गया। यानी मार्जिन कितना हो गया? 11.5 से 40 का मार्जिन, यानी 3.5 का मार्जिन हो गया। यानी बाकी के सिस्टम 20x, 16x, 8x इतने हाइप मार्जिन में थे,
आर्क पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया जो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन लेके आया 3.5 का, यानी 11.5 का जब भी सेलिंग प्रेशर, हाईएस्ट सेलिंग प्रेशर टूटेगा। सेलिंग प्रेशर कब टूटता है मैंने कहा, वो विड्रॉल की सारी प्रोसेस जो बताया मैंने वो तो है ही, पर जितने भी टेक्नोलॉजी की हम बात करें वो सब फेल हो रहा है, तब पूरा सेलिंग प्रेशर टूट रहा है, पूरी कम्युनिटी भाग रही है, तब सेलिंग प्रेशर टूट रहा है। तब वो लगभग इसका 3.x यानी $8 से लेके $8.5 तक आएगा मैक्सिमम। यानी ये प्रोजेक्ट देखो, दुनिया में हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल वॉर में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, कोई भी प्रोजेक्ट फेल हो सकता है 100% जब पूरा का पूरा कम्युनिटी, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी और जो मार्केटिंग सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स होगा, तो कोई भी प्रोजेक्ट खत्म होगा। डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। कम्युनिटी भागेगी तो खत्म हो जाएगा। बिटकॉइन का भी कम्युनिटी कल बंद हो गया तो बिटकॉइन बंद, बैंक का कम्युनिटी कल खत्म हो गया, बैंक बंद। देखो दोस्तों, पिछले 20 सालों में आपने और मैंने, हमने बहुत सारे उदाहरण लोगों को, जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आए तो लोगों को दिए कि बैंक के सारे पैसे एक ही दिन लोगों ने लेके गए तो बैंक बंद हो जाएगा। कौन सा बैंक बंद हो गया दोस्तों? ऐसा एक भी नहीं हुआ। हाँ, बैंक बंद हो गया कौन सा, जो बिजनेसमैन को लोन दिया फिर वो लंदन भागे, इधर भागे, उनके वजह से बैंक बंद हो गया, वो अलग चीज है। पर एक ही दिन सभी लोग बैंक में गए और विड्रॉल कर लिया, ऐसा एक भी बैंक, ना कोऑपरेटिव है, ना नेशनल बैंक है, ना प्राइवेट बैंक है, कोई बैंक ऐसा बंद नहीं हुआ। यानी इलॉजिकल है पर लॉजिकल है। समझाने के लिए लॉजिक लगता है पर वो एक्चुअली इलॉजिकल, ऐसा होता नहीं है। उदाहरण और एक देता हूं आपको समझने के लिए। देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए रहेंगे लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को बनाने के लिए। क्या है उदाहरण दिए? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इस तरह से डुप्लीकेशन होता है। होता है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं होता है। मतलब बात लॉजिकल है पर इलॉजिकल है। यानी सुनने के लिए अच्छा लगता है, समझने के लिए अच्छा लगता है, बोलने के लिए अच्छा लगता है, समझाने के लिए अच्छा लगता है, लॉजिक लगता है, पर है इलॉजिकल, होता नहीं है। इस तरह से जैसे है ना, कविता कविता करने लगा, जैसे जो कविता करता है वो रवि की बात करते हैं ना, सूरज की बात करता है, चांद पे जाने की बात करता है, वो जा नहीं सकता है चल के, है ना। बात सुनने के लिए, समझने के लिए अच्छी लगती है पर इलॉजिकल है, पर लॉजिकल है। तो उसी तरह से इस तरह भी फाइनेंस इंडस्ट्री में होता है कि 100% सिस्टम कोलैप्स तब होगी जब सभी के सभी लोग कोलैप्स हो जाएंगे, यानी कम्युनिटी बंद हो जाएगी। तब जितनी टेक्नोलॉजी हम बात करें वो सब कोलैप्स हो जाएगी तब। तो ये जो आरबीएस मॉडल है, ईएम के साथ में इंस्ट्रक्शन देता है वायर ऑफ एमसी और मिंटिंग से और आरसीएम से, और वो फिर लिक्विडिटी पूल, ट्रेजरी बॉन्ड को पकड़ के रखता है, और इस तरह आरबीएस ये मॉडल चलता है। इसके आर्किटेक्चर ने कहा है कि आने वाले समय में लगभग 500 ईयर टेक्नोलॉजी उसमें ऐड होने जा रही है, यानी बहुत ही सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हो सकता है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टी साइन, मल्टी साइन गवर्नेंस। यानी क्या है? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है डेफी का, डाउ का, यानी कम्युनिटी का, तो कोई भी चेंजेस उसमें करने होते तो वोटिंग होगी। वोटिंग वोटिंग कब होगी? पहले तो प्रपोजल देना होगा, प्रपोजल होगा, यानी प्रपोजल दिया जाएगा, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद डिसीजन, डिसीजन कौन लेगा? फिर से डेवलपर लेगा, आर्किटेक्चर लेगा, या इन्वेस्टर लेगा, या तो फिर जो कम्युनिटी का टॉप ग्लोबल लीडर है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा टोकन है वो लेगा, यानी टॉप लीडर लेगा। तो वो इन्वेस्ट, वो डिसीजन लेने से क्या होता है? मोनोपोली हो गई, यानी पूरा का पूरा सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट सेमी डिसेंट्रलाइज हो गया, वो डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ। तो यहां पे क्या होता है, आर्क ने क्या किया, आर्क के सिस्टम ने क्या किया, ये पूरा का पूरा कैंसल किया। मतलब अभी जो भी प्रपोजल आएगा और जब वोटिंग होगा तो 7 एड्रेसेस जो रैंडमली है, हर प्रपोजल को अलग अलग 7 एड्रेस रैंडमली चेक होंगे और वही डिसीजन देंगे। यानी आर्क ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया। हमने क्या क्या बातें की दोस्तों, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, हमने बात की ईएम की, हमने बात की पीओएल की, यानी प्रोटोकॉल ऑफ लिक्विडिटी, हमने बात की लिक्विडिटी पूल की, हमने बात की ओपन सोर्स की, हमने बात की एएमएम की, हमने बात की आरबीएस ईआई की, उसमें वाईआरएफ की बात की हमने, मिंटिंग कैपिंग, आरसीएम की बात की, फिर हमने मल्टी साइन की बात की, मल्टी साइन गवर्नेंस की बात की। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 10 पॉइंट, थोड़ा ये टोटल 10 पॉइंट है दोस्तों, 10। आज के बाद डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के नाम पर आपको कोई फोन आता है या कोई भी आपको बताता है कि मैं डिसेंट्रलाइज की बात कर रहा हूं, 10 पॉइंट ये उसमें चेक करो। उसका इमिशन मैनेजर, लिक्विडिटी पूल, पीओएल प्रोटोकॉल लिक्विडिटी से और ट्रेजरी बैंक, ट्रेजरी बॉन्ड से V3 मॉडल पर है क्या,
V4 भविष्य में आ सकता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, वो अलग चीज हो गई। फिर ओपन सोर्स है क्या, कोई चेंजेस तो नहीं होगा। फिर ऑटोमेटिक मार्केट मेकर के माध्यम से फॉर्मूला क्या है, फिर आरबीएस मॉडल कैसा काम कर रहा है, क्योंकि आर्क में हम सभी ने पिछले एक महीने में अनुभव किया, रेट जब कम हो रहा था तो आरबीएस ने खुद ने लाखों की, लाख डॉलर की खुद बाइंग की। यहां पे होता क्या है, एक चीज समझ लीजिए। तो ये 10 पॉइंट तो उसको पूछ लेना है, आज तक आपने काम क्या किया। देखिए आपने आज तक काम किया यूएसडीटी में, और यूएसडीटी दिया, यूएसडीटी लिया। आपने क्या किया, यूएसडीटी लिया, यूएसडीटी दिया। दूसरा काम आपने क्या किया, यूएसडीटी दिया और टोकन लिया। फिर तीसरा काम आपने किया, टोकन लिया और टोकन दिया, यानी लिया दिया सब टोकन में। ये तीन प्रोजेक्ट हमेशा आपने अलग अलग प्रोजेक्ट किए, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट। आर्क ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पे, यानी डिसेंट्रलाइज का ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पे हम लोग यूएसडीटी के माध्यम से टोकन लेते हैं और टोकन के माध्यम से भी टोकन लेते हैं। यानी हमें दो तीन अलग अलग प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोजेक्ट हम करेंगे जिसमें ये फैसिलिटी मिलती है। यानी जब भी आप बॉन्ड में पैसा लगाते हो, बॉन्ड में, तो आप यूएसडीटी देते हो और आपको टोकन मिलता है उसके अगेंस्ट में। जब आप स्टेकिंग में पैसा लगाते हो एआरके के प्रोजेक्ट में, तब आपको यहाँ पे टोकन आपको बाय करने होते हैं और टोकन ही स्टेक होते हैं। जब भी मिलेंगे टोकन के जरिए मिलेंगे। तो इस तरह से फिर स्वैपिंग करने के बाद फिर उसको यूएसडीटी कन्वर्ट करना है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे हमने 10 पॉइंट पे बात की दोस्तों, जो पॉइंट हमको समझने वाले थे। अगला पॉइंट पे मैं चला जा रहा हूं। देखिए ये प्लान प्रेजेंटेशन उस तरह का नहीं है कि पीडीएफ दिखाया वो सारी बातें की, ये अलग है, ये बताने का तरीका। क्योंकि आपको ये 10 पॉइंट समझना जरूरी है, रोटेशन क्या होता है वो समझना जरूरी है, स्टेबिलिटी कैसे आती है वो समझना जरूरी है, मॉडल कैसे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या क्या होना चाहिए ये समझना जरूरी, तभी आप डिसीजन ले सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे थे एलजीनियस की, वेबकी की, आकाश डाव की और आर की। प्लीज जरा सा राइट मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम है दोस्तों, बात करने दीजिए, सारी चीज हो जाएगी। देखिए एलजीनेस 18 महीने चालू हुआ दोस्तों, 18 महीने, वेब की लगभग 9 महीना, लगभग 5.5 महीना, आकाश डाव और ईआरके को 1 महीना हुआ है सिर्फ दोस्तों, सिर्फ 1 महीना, 1 महीना 2 4 8 10 दिन इधर उधर है सर। देखिए एलजीनेस में आज 330 मिलियन, यानी 3,500 करोड़ की लिक्विडिटी है दोस्तों, 3,500 करोड़ की लिक्विडिटी। वेबकी में क्या है, ये थोड़ा सा मैं प्रॉपर लिखता, हाँ वेबकी में, ओके ये आकाश डाव हो गया। वेबकी में लगभग 1,500 करोड़ की लिक्विडिटी है दोस्तों, आकाश डाव में 450 करोड़ की लिक्विडिटी, और आर्क में ये इतिहास हो चुका है दोस्तों, एक रेवोल्यूशन आ चुका है डाव इंडस्ट्री में, डाव के डिसेंट्रलाइज में, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ की लिक्विडिटी, 98 मिलियन यानी 1,000 करोड़, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ की लिक्विडिटी। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग 106 कंट्री में काम कर रहे हैं आर्क में दोस्तों, 106 कंट्री में 1.5 लाख से ज्यादा लोग। देखो एलजीनेस में, एलजीनेस ईएम यानी इमिशन मैनेजर में V3 मॉडल पे हम बात करें तो एलजीनेस V1 मॉडल है, वेबकी V1 है, आकाश डाव V2 है, आर्क V3 है। उसके बाद लिक्विडिटी लॉक अनलॉक है पूरी, यहाँ पे लिक्विडिटी कहां पे, एलजीनेस में, वेबकी में अनलॉक है, आकाश डाव में 70-30 का रेशियो आता है, 70-30 पर रेशियो। उसके बाद आर्क में 100% परमानेंट लिक्विडिटी लॉक है। लिक्विडिटी लॉक का मतलब क्या है दोस्तों, बात समझिए। सामान्य लोग ऐसे ही मुंह उठा के बोल देते लिक्विडिटी लॉक, लिक्विडिटी लॉक मतलब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को जो जो आदेश दिए, यानी कम्युनिटी को जो जो तरीका दिया है पैसे निकालने का, बस उसी के जरिए ये पैसा निकलेगा लिक्विडिटी का। अनलॉक का मतलब क्या होता है कि ओनर ने एक अलग से एड्रेस बनाया रहता है, उसके ऊपर लेके जाके भी अपना वो लिक्विडिटी निकाल सकता है। इसलिए आपको अपना पैसा सेफ सिक्योर्ड, अगर लिक्विडिटी लॉक है उसमें जाना चाहिए, और उसके साथ फिर अलग अलग जो हमारे आगे बातें कर रहे हैं वो सारी टेक्नोलॉजी उसमें होनी चाहिए, तब आपका पैसा सेफ है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने आरबीएस मॉडल देखा, आरबीएस जो एलजीनेस में नहीं है, वेबकी में नहीं है, आकाशवा में है, आर्क में है। फिर हमने मल्टी साइन की बात की जो एलजीनेस में नहीं है, हाँ बराबर मल्टी साइन नहीं है, फिर वेबकी में नहीं है, फिर आकाशदाव में मल्टी साइन नहीं है, आर्क में है। फिर हमने ओपन सोर्स की बात की, पिछले महीने 1 महीने पहले ओपन सोर्स किया एलजीनेस ने, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को किया, जो नया फंड आएगा उसके लिए। पहले वाले ओपन सोर्स हो नहीं सकते हैं, नया वाला ओपन सोर्स हुआ है उनका 1 महीने पहले। वेबकी में ओपन सोर्स नहीं है, आकाशदाव में ओपन सोर्स नहीं है, आर्क में ओपन सोर्स हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है।
फिर एलजीनेस में थोड़ा मार्केटिंग पे भी आ जाता हूँ, जो हमारे पुराने सभी लीडर्स, क्योंकि आज की मीटिंग में सभी दिग्गज लोग बैठे हैं। एलजीनेस में हमें 5 का कैपिंग नहीं है। यहाँ पे 5 का कैपिंग है, मार्केटिंग प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 का प्लान है, 5 की कैपिंग है। एलजीनेस में हमें यहाँ पे 3 लाख पे काम करना है, 50,000 50,000 50,000 डॉलर वीआईपी 1 बनने के लिए, 50,000 1.5 करोड़। आप टैलेंटेड हो, आप दिग्गज लीडर हो, आप कर सकते हो, टीम नहीं कर सकती। बहुत आसान नहीं है 3 लाख चलाना। वेबकी में 2 लाख, 2 लाख चलाना है, 50,000। आकाशडाव में 20,000, 2 लाख। आर्क में सिर्फ $5,000, सिर्फ $5,000। तो इतने सारे कंपैरिजन अगर आप देख लोगे, एलजीनेस क्यों करना है, वेबकी क्यों करना है, आकाशडाव क्यों करना है और आर्क क्यों करना है, तो आप समझ जाओगे आर्क इज द नंबर 1 प्रोजेक्ट। क्योंकि V3 मॉडल पर है, लिक्विडिटी लॉक है, आरबीएस मॉडल सही तरीके से काम कर रहा है। पिछले महीने से $40 से लगभग $36, इतना ही वो पूरा का पूरा टोकन घूम रहा है। अच्छा, टोकन घूम रहा है, इसका मतलब 3 प्रकार के टोकन है। देखिए, एक होता है स्टेबल टोकन, उसको कहते हैं फिएट टोकन, फिएट बैक टोकन स्टेबल, यानी यूएसडीटी यूएसडीसी 1, उसको फिएट टोकन कहता है। दूसरा होता है वॉलेटाइल, नॉन स्टेबल टोकन, वॉलेटाइल, वो इस तरह से पंपिंग डंपिंग होता रहता है। तीसरा है अल्गोरिथमेटिक नॉन स्टेबल टोकन, यानी कम्युनिटी, जो मैंने बोला नोड के बाद इंजेक्शन लगता है कम्युनिटी का, और उसके बाद हकीकत में सबसे बड़ा खेल चालू होता है। वो आरबीएस मॉडल अगर नहीं है तो सेलिंग प्रेशर तोड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से चलता है, इस तरह से आरबीएस मॉडल। तो पिछले महीने में आप सभी ने फील किया रहेगा, आर्क में $40 का 36 37 38 39, अभी तक 40 टच नहीं किया, एक ही बार किया, उसके बाद 40 टच नहीं किया। तो ये हम सभी के लिए, अगर ये आरबीएस हमको साथ देता है, आने वाले ये मॉडल हमको साथ देते हैं, तो ये ट्रेड करने वाला जो यूएसडीटी यूएसडीसी 1, डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चे का आ गया यूएसडीसी 1, जो बिनांस पे लिस्टेड है, इस तरह का नॉन स्टेबल अल्गोरिथमिक टोकन होने के बावजूद भी यूएसडी के जैसा हमको पैसा देके जाएगा। तो ये सारे मैंने यहाँ पे टेक्निकल बातें यहाँ पे की, जो समझना जरूरी था दोस्तों। अगला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली रिटायरमेंट प्लान, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। फिर हम लोग ऑफर की बात करेंगे, लीडर्स के कुछ सवाल की बात करेंगे, और फिर दिवाली बोनंजा। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आज के बाद ये अगला 2-4 मिनट आपने सुन लिया, सही तरीके से इस कैलकुलेशन को समझ लिया, तो जिंदगी में आपके मन में जो डर है, एक कॉमन आदमी के मन में क्या डर होता है, एक ही डर होता है, मैंने पैसे लगाए, मेरे पैसे लगाने के बाद टोकन का रेट नीचे आया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, मेरा पैसा खत्म हो गया तो, कम हो गया तो। ये तो का जो डर है, अगर डर निकल गया तो आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा वहां पे डिपॉजिट कर सकते हो, और रिस्क फ्री होके काम कर सकते हो, और रिस्क फ्री होके टीम बना सकते हो। और चैलेंज के साथ जब आप उस लेवल पे काम करते हो, तभी आप सही और बड़ा पैसा एक इंडस्ट्री से, एक प्रोजेक्ट से कमा सकते हो। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, याद ये दो वो दो ये मांगने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी समझेंगे। रिटायरमेंट प्लान में इसको क्यों बोल रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। एक उदाहरण समझते हैं। अभी का रेट है $39, एआरके का टोकन रेट है $39। $1,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मैं क्या बता रहा हूं, आज तक आपको बहुत सारे लीडर लोग, बहुत सारे लोग, प्रॉफिट होगा, जिंदगी बदलेगी, सपने बदलेंगे, सपने पूरे होंगे, इच्छाएं पूरे होंगे, लाइफ चेंज होने वाला है, रेवोल्यूशन, बहुत सारी क्या क्या बातें होती है। मैं कहता हूं, पहला आप जब भी आपका रिस्पॉन्सिबल अमाउंट लगाते हो, उसका कैपिटल का लॉस का बेंचमार्क, यानी कितना पैसा मेरा जा सकता है, उसका बेंचमार्क टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझना जरूरी है। अगर आपका वो बेंचमार्क में आप सेटिस्फाइड होते हो, तो आपका रिस्क खत्म हो गया दोस्तों। और वैसे देखा जाए तो दुनिया में रिस्क नाम का वर्ड ही नहीं होता, वो डिक्शनरी में होता है दोस्तों, सिर्फ होती है पॉसिबिलिटी। वॉरेन बफेट भी एक बात बोलते हैं रिस्क के ऊपर, कि रिस्क इज अ बेटर देन द रिग्रेट। पर मैं रिस्क को बोलता हूं पॉसिबिलिटी, संभावना। लाइफ में, जिंदगी में, जिंदगी बदलने के लिए, बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए संभावना काम करती है, पॉसिबिलिटी काम करती है। तो यहाँ पे $1,000 आपने रिस्पॉन्सिबल अमाउंट डाला है $39 के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि ईआर के प्रोजेक्ट में आपसे कोई भी पैसा लिया नहीं जाता है, फिएट करेंसी। आपको यहाँ पे ईआर के टोकन लेने होंगे, आपको जो मिलेंगे वो ईआर के टोकन ही मिलेंगे, चाहे उसका रेट चाहे जो भी हो। इस गणित से हम लोग समझते हैं। $39 का आज का करंट रेट है, पिप्स के ऊपर पॉइंट समथिंग जो भी होगा, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। रिटायरमेंट प्लान ये क्यों होने जा रहा है वो मैं बता रहा हूं, फिर इन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ने जा रहा है वो भी मैं बताऊंगा, फिर मैं लीडर के क्वेश्चन पे जाऊंगा, फिर मैं ऑफर की बात करूंगा, फिर दिवाली बोनस पे मैं बात करूंगा। देखिए, $1,000 आपने डाला, $39, यहाँ पे लगभग आपको 26 टोकन मिलते हैं, यार के टोकन 26। कैलकुलेशन आप कर लीजिए।
अभी एक एग्जांपल है कि पूरा का पूरा जो मार्केटिंग का एफिलिएशन प्लान है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 360 डेज के लिए ईआर के टोकन होल्ड करते हो तो डेली 1% के हिसाब से आपको 8x to 37x का ग्रोथ मिलता है। 8x to 37 ग्रोथ। वो ग्रोथ कैसे है? 30 डेज के लिए 0.7 है, 90 डेज के लिए 0.8 है, 180 डेज के लिए 0.9 है, 360 के लिए 1%, यानी 0.7% कंपाउंडिंग इफेक्ट आप करोगे तो 8x होता है साल का। 0.8 को अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट से 360 डेज के लिए करते तो लगभग होता है वो 15 गुना। अगर आप 0.9 को कंपाउंडिंग 360 डेज के लिए करते होते हो तो लगभग होता है 25 गुना, 25x। अगर 360 डेज के लिए 1.1% से कंपाउंडिंग की ग्रोथ से करते हो तो होता है 36 37 गुना, यानी x। अभी होता क्या है कि मैंने आपके पास आया, मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि ऐसा ऐसा ग्रोथ होता है। आपने क्या किया? 360 डेज के लिए 1% के लिए कंपाउंडिंग के लिए अपना पैसा रखा। पर होता क्या है कि मैंने कहा कि 360 आपको होल्ड करना है। देखिए, आप सभी को पता है कि दुनिया में लॉन्ग टर्म में ही पैसा आ सकता है, शॉर्ट टर्म में पैसा जाता है और रिस्क होता है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है। सेविंग अकाउंट हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक मार्केट का कोई कमोडिटी मार्केट हो, कोई भी हो, लॉन्ग टर्म जितना रहेगा पैसा उतना वो कंपाउंड इफेक्ट देगा और पैसा सिक्योर्ड होगा और पैसा बनेगा। उसी तरह से डेफी प्रोजेक्ट को अगर आपका पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हो तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म सोच रखनी होगी। 1 महीने में पैसा बनेगा, 2 महीने में मैं विड्रॉल करूंगा, 3 महीने की सोच। भाई आप आयो आओ ही मत इधर, इधर आना भी नहीं चाहिए, इस रास्ते पे आना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म सोच है तो ही पैसा बनेगा, तो ही आना चाहिए। तो देखिए, उदाहरण में बता रहा था, 360 डेज के लिए 1% अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट से रखते तो 8x से 37x। यहां पे हमने कहा कि आपको 37x मिलेगा, परंतु अगले महीने दिवाली, यानी इसी महीने एंड में दिवाली है या क्रिसमस है या न्यू ईयर है, तो आपको जरूरत है तो आप अपना पैसा, डेफी का प्रोजेक्ट है, लिक्विडिटी आपके पास है, यानी सब कुछ सामने है और आपके पास विड्रॉल है, अनस्टिक कर सकते हो, आपने जो भी डिसीजन लिया उसके हिसाब से तो पैसा विड्रॉल कर सकते हो आप, कैपिटल भी सिस्टम के हिसाब से। तो होता क्या है कि वो 37x नहीं होगा, 8x नहीं होगा, तो मैं उसको मॉडरेट पकड़ता हूं, उसके बीच में पकड़ता हूं 10x। तो आपका पैसा मैं पकड़ता हूं आज 7 अक्टूबर 2025, अगला 8 अक्टूबर 2026 में आप विड्रॉल कर रहे हो, ऐसा समझो तो 10x आपको हुआ है। क्या हुआ है? टोकन। तो जो 26 टोकन था वो 10x हो गया, 260 टोकन ईआर के टोकन हो गया। अभी देखिए, समझने वाली बात, 260 टोकन आपके पास है, $39 ये रेट से आपने पिछले साल, मतलब आज का मैं बात कर रहा हूं, अगले साल के लिए पिछले साल की बात किया, $39 से आपने लिया, आपको 260 टोकन एक साल के बाद मिले हैं। अभी देखिए, $39 का दो ही चीजें हो, तीन चीजें वैसे होगी, एक तो इसका रेट बढ़ेगा, एक तो रेट घटेगा, एक तो रेट आरबीएस की वजह से इधर उधर चलता रहेगा छोटा मोटा। पर मैं कहता हूं, मैंने कहा ना कि आपके लॉस का बेंचमार्क आपके हाथ में होना चाहिए दोस्तों। नेगेटिव से नेगेटिव, हम पहले नेगेटिव फुल बात करेंगे क्योंकि आज का ये सेशन पॉजिटिव का है ही नहीं कुछ, फुल नेगेटिव, फुल अंडरस्टैंडिंग, फुल एटीट्यूड को बदलने वाला सेशन है। ये $39 का ज्यादा से ज्यादा रेट नीचे 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 कितना जाएगा? तो पहला ऑप्शन है जीरो जाएगा, जीरो। अब ये जीरो कब जाएगा उसको भी समझो। अगर हमने बात की थी 10 मॉडल को, वो 10 एल्गोरिदम, इमिशन मैनेजर काम नहीं कर रहा है, V3 मॉडल काम नहीं कर रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड काम नहीं कर रहा है, वो आरबीएस काम नहीं कर रहा है, ओपन सोर्स नहीं है, लिक्विडिटी लॉक नहीं है, वो एलपी लॉक नहीं है, ये 10 पॉइंट, वायर एफ आरसीएम एमसी, वो 10 पॉइंट। फिर उसके बाद 106 कंट्री के लोग पागल हो गए, आपने आज पैसा डाला, हजार वो पागल हो गए, उन्होंने छोड़ दिया कंपनी, सब भाग गए। फिर मार्केटिंग प्लान खराब हो गया, उसका विड्रॉल सिस्टम कल से सब लोग ने निकाल लिया, वो टेक्नोलॉजी पूरी फेल हो गई। फिर 1,000 करोड़ की लिक्विडिटी वो कल के कल निकल गई, यानी एक साल में निकल गई, तो ये जीरो हो गया ना दोस्तों। अगर वो सभी मॉडल सब सही तरीके से चल रहे हैं तो जीरो क्यों होगा? चलो मैं पकड़ता जीरो तब होगा। चलो उसके बाद कुछ काम कर रहा है, कुछ पॉइंट्स काम कर रहे हैं, ऐसा हम पकड़ते हैं, तो मैं पकड़ता हूं 99% ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, 99%। तो भी 3.9% डॉलर का रेट रहेगा, 3.9। तो 260 इंटू 3.9 करते हो तो लगभग $1,085, लगभग 1000। आपने डाला था $1,000, आपको एक साल के बाद मिले $1,085, $1,085 यू विल गेट द आफ्टर द यू डिपॉजिट द $1,000। कब मिला? 99%। ये जब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो जीरो हो गया, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। यानी एक चीज है, आज के बाद कोई लीडर, कोई व्यक्ति, कोई इन्वेस्टर जिसने भी इस सिस्टम में जुड़ा है, वो व्यक्ति
फोन नहीं करना अपने अपलाइन को जिसने आपको ये प्रोजेक्ट दिखाया, भाई ये 39 का 38 हो गया, 36 हो गया, भाई 3.9 तक होल्ड करो, क्योंकि आप इसमें आए हो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। आपका जो पोर्टफोलियो उसको लॉन्ग टर्म में एक डेफी का प्रोजेक्ट इसमें डालने के लिए आए हो, ये समझना है। फिर आप आए हो अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी को समझ के, फिर आप आए एजुकेशन लेते हुए, फिर आप आए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अमाउंट को लेते हुए, फिर आप आए यहाँ पे बेंचमार्क सेट किया अपने लॉस का, तब आप यहाँ पे आए हो। तब जब ये इतनी सारी बातें आप आए हो ये मानकर, तो क्यों बार बार फोन करना है? रेट एक डॉलर भी कम हो गया, पॉइंट भी कम हो गया, तो ना रेट बढ़ने के बाद फोन आना चाहिए ना रेट घटने के बाद फोन आना चाहिए। बिकॉज हम जैसे भारत में हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सीनियर सिटीजन है, वैसे हम लोग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर है। तो 3.9 पे 1085 है दोस्तों, ये तो नेगेटिव बात की। पर अगर हमने वो 10 एल्गोरिदम 106 कंट्री के लोग में आगे भी 200 कंट्री के लोग बढ़ रहे हैं, 1.5 लाख लोग के अलावा 2.5 लाख हो रहे, 3 लाख हो रहे, 5 लाख हो रहे हैं, अगर ये सब हो रहा है, 1,000 करोड़ का लिक्विडिटी दोस्तों, कल 10,000 करोड़ का लिक्विडिटी बनेगा, तो ये प्राइस अगर मेंटेन भी रहेगा तो भी आपको कितना पैसा आएगा एक्स के हिसाब से, क्योंकि एल्गोरिदम ये कहता है 8x to 37 वो मिलना ही मिलना है। पर अगर रेट बढ़ता है तो आप सोचो यार के प्रोजेक्ट से आपका पैसा कितना गुना बढ़ सकता है। तो मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ पे आए $1,000 से, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, $1,000 से आए, सेम टेक्नोलॉजी एजुकेशन मैथमेटिक्स फॉर्मूला एल्गोरिथम सारी चीजों को समझते हुए, तो अगर आपने 10 लोगों को, सेम मानसिकता वाले 10 लोगों को यहाँ पे लाया तो $1,00,000 का बिजनेस आ गया। 10 लोग, $1,000 आपके थे, फिर 10 लोग आ गए, $10,000 का आ गया, 100 लोग, फिर वो 10 के माध्यम से 100 लोग 3 महीने में आते तो $1,00,000 का बिजनेस हो गया दोस्तों। तो $1,00,000 का बिजनेस अगर होता है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 10,000, हजार का 10, 10,000, 10,000 के 10, नहीं, $10,00,000, $10,00,000, $10,00,000 का बिजनेस होता है। 10 आ गए, 10 के 100 आ गए, हजार हजार वाले, तो $10,00,000 का बिजनेस होता है। आप इस आर के प्रोजेक्ट के एफिलिएशन में लगभग यस फॉर रैंक पे जाते हो, जहां पे आपका अर्निंग $300 से $500 स्ट्रक्चर के वाइज, आपके टीम साइज के वाइज होगा, यानी $300 यानी 9 लाख रुपए महीना, $500 यानी 15 लाख रुपए महीना। दोस्तों आज अक्टूबर में हम बात कर रहे हैं, 7 अक्टूबर, आप दिसंबर तक ये अगर टारगेट लेते हो, मैं मेरे रिस्पॉन्सिबल अमाउंट को, मैं मेरे लॉसेस के बेंचमार्क को समझते हुए आर की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो आप यहाँ पे एक रिटायरमेंट सोच रख के आ सकते हो। क्योंकि आज आपको समझा कि कितना भी नेगेटिव अगर आर्क में माइनस रेट भी जाता है तो भी मैं प्रिंसिपल के लिए सिक्योर्ड हूं, मुझे मेरा प्रिंसिपल मिल रहा है, या उससे भी थोड़ा, अगर उस 3.9 का आधा भी करते तो 50% पैसा आ गया, उसका भी आधा करते तो 250 आ गया। भाई बाकी के सिस्टम में तो पैसा आता ही नहीं, सब लेके चले जाते, भाग जाते। यहाँ तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, मेरा रेट भी कम हो रहा है तो भी, यानी मैं एक बेंचमार्क सेट कर रहा हूं मेरे लॉसेस का, मेरे मेंटेलिटी को मैं समझ रहा हूं, और ऐसी अंदाज से मैं अगर लोगों को यहाँ पे लाता हूं, उसी तरह से लोग मेरे साथ आते हैं, यही सब समझते हैं। उंगली दिखाने वाले लोग नहीं चाहिए, दोष देने वाले लोग नहीं चाहिए, किरकिर करने वाले लोग नहीं चाहिए, ब्लेम करने वाले लोग नहीं चाहिए, वो लोगों के पास हमको जाना ही नहीं है। बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि बिजनेस आपका है, रिटायरमेंट आपको होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, पैसा आपको कमाना है, परिवार आपका है, फैमिली आपका है, सपना आपका है, सोच आपका है। तो आपको आपकी कम्युनिटी में कौन से लोग चाहिए वो आप डिसाइड करोगे। वो $100 भर रहा है, $1,000 भर रहा है, $10,000 भर रहा है, इसलिए उसको लाना नहीं है, गारंटी मांग रहा है, वारंटी मांग, उसलिए लाना नहीं। भाई टेक्नोलॉजी समझ, सारी चीजों को समझ, तो ही उसको यहाँ पे एंटरटेन करना है, उसको सिखाना है, उसको सिखाने के लिए मदद करेंगे हम लोग, सपोर्ट करेंगे उसके लिए। यानी इस तरह से रिटायरमेंट प्लान हो सकता है दोस्तों। और आगे मैं बताना चाहूंगा, आप 3 प्रकार से लोगों को ला सकते हैं। पहला, लोगों को एजुकेशन देना है, यानी कोई भी व्यक्ति कहता है मेरे को मेरी गारंटी लो, मुझे बाकी समझता नहीं, ये पैसा आप ही डालो, आपको जो करना है। भाई नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, बिल्कुल नहीं चाहिए। तुमको एजुकेशन लेना है, वक्त देना है, टाइम देना है, झूम पर आना है, सुनना है, हिंदी सुनना है, इंग्लिश सुनना है, कन्नड़ सुनना है, तमिल सुनना है, जो लैंग्वेज में आता है तुमको सुनना है, इंग्लिश सुनना है, जो सुनना है, जो सवाल करना है वो पूरा कंप्लीट करो। 1 दिन लो, 2 दिन लो, 4 दिन लो, 40 दिन लो, जो भी लेना है लेना। हर किसी की डिसीजन लेने की ताकत अलग है। एजुकेशन लेना है उसको, एजुकेशन लेने के बाद उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाउंट के साथ आना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाउंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाउंट क्या होता है? आज मार्केट में दादा $2,000 के लिए मटर होते हैं, $2,000 में मटर होते हैं इंडिया में, मुंबई में, मुंबई जैसे शहर में। तो $100 लोग डालते हैं, उसके लिए वो बड़ा भी हो सकता है, किसी के लिए $10,000 कम भी हो सकता है। तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाउंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिस अमाउंट को डिपॉजिट करने के बाद उसमें अगर बोला गया वैसा प्रॉफिट नहीं होता है,
ना बोला गया वैसा मेरा मुद्दल वापस आता है, फिर भी मैं लॉस बेयर हंसते हंसते कर सकूं, उसको रिस्पॉन्सिबल अमाउंट बोलते हैं। जिस अमाउंट से मैं किसी को दोष नहीं दूं, जिस पैसे के वजह से मैं इंसानियत की मर्डर ना करूं, यानी इंसानियत की मतलब गलत काम ना करूं इंसानों के साथ, लोगों के पैसे के लिए, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल अमाउंट। तो वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, आपको आना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल अमाउंट से। दोस्तों मैंने कहा ना कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अमाउंट के साथ और एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आर्क प्रोजेक्ट फेल होना है तो $100 डालने के बाद भी फेल होगा तो भी आपका पैसा जाने वाला है, $10,000 डालने के बाद भी आपका पैसा जाने वाला है। पर आर्क प्रोजेक्ट अगर चलने वाला है, ये पूरा एजुकेशन के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद आपको समझने वाला है, तो क्यों ना $10,000 से डायरेक्ट शुरुआत की जाए, $10,000 से। देखो दोस्तों, नेटवर्किंग आज के बाद छोड़ना है आपको, इसको अलग तरीके से इलीगल माना जाता है भारत में। तो हम क्यों काम करें? तो नेटवर्क मार्केटिंग हमको छोड़ना है, हमें काम करना है, आज के बाद हमें बनना है, सभी को बनना है दोस्तों, बनना है एंजल इन्वेस्टर। आप अपना पैसा अपने एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, नए ट्रेंड में डाल सकते हो, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा सरकार को कायदे से आईटीआर भर के टैक्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको नेटवर्क नहीं जोड़ना है, $100 वाले छोटे, मतलब छोटे तबके के लोगों के सोच वाले लोगों को जोड़ना नहीं, हम बिजनेस करने आए हैं, रिटायरमेंट करना है, हमको अगला 10 साल काम नहीं करना है दोस्तों, कुछ महीने काम करना है, कुछ समय काम करना है, तो बड़ा पैसा कमाना है हमको, तो सही तरीके से जाना होगा। $10,000 अगर हमने यहाँ पे, जो मैंने कहा कि रिटायरमेंट प्लान में जो मॉडल को समझते हुए अगर हमने डाला और हमने 10 लोगों को लाया तो $1,00,000, उसके फिर 100 लोग हो गए, तो उस तरह से अगर वो रेशियो आपने काउंट किया, 1, 10, 100 का काउंट करते हो तो लगभग 100 करोड़ का, 10 करोड़ का, सॉरी 10 करोड़ का बजट हो सकता है दोस्तों। एक अच्छे रैंक पे हम लोग आ सकते हैं। मुझे अभी 2 दिन पहले ही समझा कि हमारे आर्क प्रोजेक्ट में, ईआरके में S8 रैंक पे लोग पूछे हैं, यानी $1,00,000, 1 करोड़ की पर डे की इनकम चालू हुई दोस्तों। देखिए मैं और एक उदाहरण देता हूँ, एलजीएनएस में 3,500 करोड़ का लिक्विडिटी है, वहां पे आज की तारीख में भी रेट 82 का 10 होने के बाद भी लोग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉप एंजल इन्वेस्टर, लीडर, समझदार व्यक्ति जो सही प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उनका अर्निंग $2 करोड़ ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूं। तो दोस्तों 3,500 करोड़ 18 महीने में 2 करोड़ की अर्निंग महीने का, आर्क प्रोजेक्ट 1 महीना, सवा महीना, 1 महीना 10 दिन, 1,000 करोड़ की लिक्विडिटी, एक जीरो उस पर बढ़ दिया, 10,000 करोड़ की लिक्विडिटी अगर होती है आज 1 करोड़ का जिसका अमाउंट है, सोच के देखिए, आप भी उसमें से शामिल हो सकते हो। दिन का 1 करोड़, महीने का 1 करोड़, साल का 10 करोड़ कमाने के योग्य बन सकते हो। आपको प्रोजेक्ट समझना है, टेक्नोलॉजी समझना है, सिस्टम समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, ये समझते हुए अगर हम काम करेंगे तो उस लेवल पे जा सकते हैं दोस्तों। अगले 2 टॉपिक लीडर्स